नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। आज जो बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में माओवादियों के ईस्ट रीजनल ब्यूरो की तरफ से जो प्रतिरोध सप्ताह चल रहा था, उसका आज अंतिम दिन है। कल 15 अगस्त है और कल 15 अगस्त को बंद है, जो आज आधी रात से लागू हो जाएगा। प्रतिरोध सप्ताह के दरमियान में माओवादियों ने कई सारी गतिविधियां की है, जिसकी अनुगुंज झारखंड से लेकर के असम तक सुनी गई, जिसमें कि असम के एक सिपाही की बाकायदा हत्या हुई है और इसके अलावे 2 घायल हुए हैं आईडी बम ब्लास्ट में। ये घटना है, इसके बाद भी कई सारी घटनाएं घटी है और इस प्रतिरोध सप्ताह जो माओवादी मनाए हैं, इसको लेकर के थोड़ी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं। माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए 27 सितंबर 2025 का जो प्रेस विज्ञप्ति था, उसमें इस प्रतिरोध सप्ताह और बंद का जिक्र किया गया था। इस प्रतिरोध सप्ताह में कहा गया था, ऑपरेशन कागार के तहत जारी बर्बर फांसीवादी पुलिसिया दमन अभियान व राज्य आतंक के खिलाफ 8 अक्टूबर 25 तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर 25 को एक दिवसीय बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद रहेगा एक दिन का। तो ये प्रतिरोध सप्ताह जो हुआ है, इसके पीछे जो कारण है, वो कारण यही है कि जो झारखंड की पुलिस थी या सीआरपीएफ थी या जो भी है, वो लोग मिल करके माओवादियों के तकरीबन 20 लोगों की हत्या उन्होंने किया है। और इसके अलावा बर्बरतापूर्ण तरीके से उनकी हत्या की गई है और इस चीज के खिलाफ सीपीआई माओवादी ने ये प्रतिरोध सप्ताह बंद का आह्वान किया है। इस प्रतिरोध सप्ताह के पहले ही दिन 2 माओवादी सरेंडर करते हैं। इसके बाद माओवादी की कई आईडी ब्लास्ट होते हैं। उसमें जो है, एक इंस्पेक्टर जो असम के रहने वाले थे, उनकी मौत हो जाती है और 2 पुलिस अधिकारी जवान जो थे, वो घायल होते हैं, जिसमें कि एक पुलिस जवान एक विधायक का छोटा भाई था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि माओवादियों का ये जो प्रतिरोध सप्ताह था, वो किस तरह से आगे बढ़ा है। इसके बाद कई सारी घटनाएं हुई है। इसमें से एक घटना महत्वपूर्ण ये है कि माओवादी पुलिस की हत्या क्यों किए हैं, इस पर उन्होंने अपने पर्चे में, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, उसमें वो साफ लिखते हैं कि तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि वास्तव में शोषण मूलक व्यवस्था वह सत्ता है। शोषक वर्ग की इस शोषण मूलक व्यवस्था में शोषक वर्ग के हित की रक्षा करने वाली भारे की पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से यही अपेक्षा की जा सकती है। शोषक वर्ग के भारे की पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से मेहनतकश जनता की रक्षा व सुरक्षा करने की आशा व उम्मीद करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। वे कभी भी मेहनतकश जनता की रक्षक नहीं हो सकती, भक्षक ही हो सकती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादी का सफाया के नाम पर निर्दोष आदिवासी और मूलवासी मेहनतकश जनता की फर्जी मुठभेड़ में इक्का दुक्का आदमी की हत्या तो छोड़िए, सामूहिक नरसंहार किया जा रहा है। ये इनका कहना है, सीपीआई माओवादी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो का, जिसको कि अंग्रेजी में ईस्ट रीजनल ब्यूरो कहते हैं या फिर ईआरबी कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, वो उन्होंने बहुत सारा ब्यौरा देने के बाद बताया है, उपरोक्त फर्जी मुठभेड़ में मैंने 20 से अधिक माओवादी की जो फर्जी मुठभेड़ में हत्या हुई है, उसके बारे में वो जिक्र ऊपर किए हैं। वो मैं, आप सुनना चाहेंगे तो उस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। ये लिखते हैं, उपरोक्त फर्जी मुठभेड़ों में घायल अवस्था में पकड़कर ठंडे दिमाग से हत्या करने की बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई और पकड़कर महीनों गायब करके रखने की असंवैधानिक और पाशविक पुलिसिया आचरण को पूर्वी रीजनल ब्यूरो मानव अधिकार का घोर उल्लंघन मानता है। ब्यूरो पुलिस व अर्धसैनिक बल में कार्यरत आम पुलिसकर्मी या जवान जो आदिवासी, मूलवासी, दलित और मेहनतकश वर्ग के हैं, उससे अपील करता है कि खूंखार पुलिस अफसरों के निर्देश पर
कानून व मानव अधिकार का उल्लंघन कर इस तरह के बर्बर कार्रवाई करने से बाज आए, वह विरोध करें। अन्यथा हमारी पार्टी की अपने बग दोस्तों के साथ जैसे को तैसा जवाब देने की नीति नहीं रहने हमारी पार्टी व जनसेना आपको बग दोस्त समझने के बावजूद अगर पुलिस का यही रवैया रहेगा और उसमें आप शामिल होंगे तो हम भी सादे पोशाक और निहत्थे पुलिस जवानों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके लिए सरकार, पुलिस अफसर और ऐसे बर्बर कार्रवाई में शामिल जवान खुद जिम्मेदार होंगे। ये सीधी चेतावनी इन्होंने पर्चे के माध्यम से पहले ही दिया था। आगे ये लिखते हैं, आप लोग भी बहुत जवान संघर्षशील क्षेत्र के हैं, आपका घर भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, हम भी आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मेहनत वर्ग के घराने के जो भी पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौजी जवान इस पर गंभीरता से सोचें और पुलिस द्वारा हमारे साथियों को पकड़कर फर्जी मुठभेड़ में हत्या करना छोड़ दें। गिरफ्तार हमारे साथियों को अविलंब कोर्ट में पेश करवाने की आपसे आपके पास यह हमारी नम्र अपील के साथ चेतावनी भी है। ये आपने देखा किस तरीके से माओवादी सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप हमारे वर्ग मित्र हैं, आपका भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, आप भी हमारे ही वर्ग मित्र हैं, लेकिन आप जिस तरह से हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं तो ये वो ना करें। अपने खूंखार पुलिस अफसर एसपी डीएम के बारे में बोल रहे हैं या उसके उच्च अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके उच्च अधिकारी अगर इस तरह कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं तो उसका आप विरोध करें, और अन्यथा हमारी आपसे नम्र निवेदन भी है और चेतावनी भी इन्होंने एक साथ ही दे दिया है। इसके बाद इन्होंने जो है बंद प्रतिरोध सप्ताह का आयोजन किया था। मैंने बताया था कि प्रतिरोध सप्ताह में हो सकता है कहीं कार्रवाई हो सकती है, और उसी के अनुसार यहाँ पर कार्रवाई भी हुआ, जिसमें कि एक पुलिस जवान मारे गए, 2 पुलिस जवान घायल हुए। इसके बाद उन्होंने टावर को आपके हवाले किया। ये तब हुआ है जबकि हजारों की तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है इन प्रभावित इलाकों में। सवाल उठता है कि अगर इतनी सारी पुलिस लगने के बाद भी माओवादी कार्रवाई कर पाती है, करने में सफल हो जाती है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों को बंद करना चाहिए ताकि जिसमें कि आम गरीब आदमी परेशान और पायमाल होता है। अगर आप किसी माओवादी को पकड़ते हैं माओवादी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर उनको भी आप वही ट्रीटमेंट दीजिए जो संविधान में निहित है। अगर आप संविधान का पालन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी संविधान पालन करने के लिए आप किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते। सरकार अगर संविधान नहीं मानती है तो जनता को संविधान मानने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको पता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद जो है जो हत्यारे थे उनको पकड़ लिया गया था। पब्लिक चाहती अगर तो वहीं पर उनको पीट पीट कर मार सकती थी, लेकिन पब्लिक ने ऐसा नहीं किया, लोगों ने ऐसा नहीं किया। उस समय भारत आजाद हुआ था और संविधान का इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए उन्होंने उस हत्यारे को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट उनको सजा दी, भले ही फांसी ही क्यों ना मिला उसको। इसी तरह से आप अगर बाद में जो ताज होटल पर हमला किया गया था, कसाब को पकड़ा गया था, कसाब को भी चाहती पुलिस तो मार सकती थी, लेकिन उनको जीवित पकड़ा गया और जीवित पकड़ करके उनको जो है जेल में रखा गया और उसके ऊपर कार्रवाई कोर्ट में मुकदमे चले, भले ही फर्जी ही सही या जिस तरह से मुकदमे चले, और उनको सजा दी गई, न्यायालय ने सजा दिया। अगर माओवादी हैं, और जबकि ये भी बात सच है कि जो कसाब पकड़ा गया था वो भारत देश का भी नहीं था, वो पाकिस्तान से आया हुआ नागरिक था वहां का, और जो भारत आया था घुसपैठ करके और इस तरह हत्याकांड को अंजाम दिया था। जब आप एक विदेशी के लिए, विदेशी हत्यारे के लिए जब आप संविधान की बात कर सकते हैं, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको है उनकी हत्या किए बगैर, तो माओवादी तो आपके देश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो उनको साथ इस तरह से क्यों किया जाता है, उनको पकड़ कर सीधा हत्या कर दी जाती है, कोर्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर कोर्ट को आप इसी तरह से फाइलें अलग करते रहें और अपने हाथ में कानून संविधान लेकर के लोगों को गोली मारते रहें, तो आप निश्चित तौर पर
माओवादियों को भी आप मजबूर नहीं कर सकते, या देश के किसी भी नागरिकों को मजबूर नहीं कर सकते कि वह कानून अपने हाथ में ना ले, वह भी संविधान की इज्जत ना करे। अगर ऐसा होता है तो देश में अराजकता पैदा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी। तो ये चीजें पर माओवादियों ने सीधा सीधा इंडिकेट किया है कि अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान का पालन करना भी सीखिए, अन्यथा हम भी जैसे तैसा जवाब देंगे, आप हमारे लोगों को मारेंगे, हम भी आपके लोगों को मारेंगे। ये सीधा सीधा माओवादियों की चेतावनी थी, और सारंडा के जंगल में ये घटना हुई हजारों पुलिस बलों के तैनाती के बाद भी। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी ऐसी घटनाएं सामने आई है, प्रकाश में आई है। लेकिन इन सभी वारदातों का मतलब क्या है, इस पर जानने से पहले थोड़ा हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है वो क्या है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस जासूस होने के आरोप में पब्लिक कोर्ट में हाजिर किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया माओवादियों के अदालत में, और वहां उनको मौत की सजा दी गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ही एक आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक एसटीएफ का 40 वर्षीय एक जवान था, वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए रायपुर ट्रांसफर किया गया। यह घटना जो है सोमवार की सुबह हुई थी, 9:45 बजे के लगभग। उस सैनिक का नाम दयाराम जामदेव बताया जाता है, और यह जो है एसटीएफ और डीआरजी के संयुक्त अभियान के तहत माओवादियों को खोजो पकड़ो मारो की रणनीति के तहत वो गए थे माओवादियों को मारने के लिए। इसी क्रम में यह जो जवान था वो मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे सड़कों को, उसी में इनका पैर आईडी पर पड़ा और वो ब्लास्ट किया और वो उसका पैर उड़ गया। तो इस तरह की घटनाएं हुई है। अब इसमें जो मसला है, इस तरह की घटनाएं कई हो सकती है। आपको याद होगा कि अभी जो सीपीआई माओवादी के जो प्रवक्ता हुआ करते थे, अभय के नाम से जारी करते थे प्रेस बयान, उसके लीडर थे वेणुगोपाल ने माओवादियों के 60 लोगों के साथ 50 हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है गढ़चिरौली में, और उन्होंने हथियार पार्टी को नहीं सौंपा। इस लेकर के जो है चीजें एक नया तनाव में है। वहीं पर जो उसके और लोग थे, मतलब गढ़चिरौली डिवीजन तो हो ही गया, मार डिवीजन और उत्तरी बस्तर डिवीजन की तरफ से भी सोनू को पत्र आए थे कि हम 15 तारीख तक का मुझे मोहलत दीजिए, सरकार से वो मांग कर रहे थे ताकि हम जो है सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ सके। इस बीच में उन्होंने वादा किया था कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो कार्रवाई करे ना करे बात की बात है, लेकिन माओवादियों ने कार्रवाई किया और एक एसटीएफ जवान को घायल किए वहां पर आईडी ब्लास्ट में। इसके अलावा एक भाजपा के जासूस की हत्या किया उन्होंने, और उसी दूसरी तरफ झारखंड के जो बंद था, उस बंद के अभियान में कई सारी चीजें हुई। आज रात 12 बजे तक ये जो प्रतिरोध सप्ताह था वो चलेगा, और रात के 12 बजे से लेकर के अगले दिन के 15 अक्टूबर के 12 बजे रात तक जो बंद का आह्वान है, उसमें क्या होना है ये कल का मसला बनेगा। और अगर प्रतिरोध सप्ताह ऐसा था तो बंद कैसा होगा, कौन जानता है। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।